तो कल के क्लास में कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं है। चलो, नहीं है तो ठीक है, लेकिन दिक्कत है तो तुरंत बोलना है, तब तो जाकर हम जान पाएंगे। आजमगढ़ घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857। कोई ये नया चीज़ नहीं है, ठीक है। उसी समय आजमगढ़ को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अवध का जो क्षेत्र था, अवध का जो क्षेत्र था वही था, ठीक है। आजमगढ़ के अंतर्गत ही क्या होता था उस समय आता था। तो अवध पता है तुम लोग, लास्ट में क्या किया गया, इसको 1851-52 में क्या किया गया, मिलाया गया, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली के तहत तो जो भी कार्य यहाँ पे चल ही रहा था, उसके बाद से कल हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस प्रकार से, ठीक है, जो नवाब अली था, क्या नाम था उसका, वाजिद अली को किस प्रकार से वहाँ से हटाया गया, कैसे लोगों में गुस्सा बढ़ते गया। इन सारी ही चीज़ों को हम लोग कल बहुत विस्तार से देख चुके थे, यही था ना। तुम लोग व्हाट्सएप किया था मैंने 1800, सॉरी, जो काकोरी कांड है, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, तो उस समय बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, 2 नाम है, ठीक है। राम रहीम बिस्मिल्ला है और एक, ठीक है, आसफ अल्लाह खां है। देखिए उस वीडियो, व्हाट्सएप मैंने कल किया हुआ था, उसको 2 नाम है, कन्हैया कुमार, बार बार इस सबका नाम लेते रहता है, चूँकि ठीक है व्हाट्सएप नहीं जाता है तुम पे, व्हाट्सएप पे किए हुए थे, तो नहीं देखी तो सो गए, तो फिर कब देखे? हाँ वही भेजते हैं तो उसको अनिवार्य रूप से क्या करो, देख लिया करो। अब ज़रूरी नहीं है कि उसी समय पढ़ रही हो तो लग जाओ, लेकिन देखो ज़रूर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो व्हाट्सएप चेक करते रहो ना, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कितने बार मैं दोनों में इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं भेज देता हूँ। बात मूवी की नहीं है, ठीक है, ठीक है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे समझना है, हिंदू मुस्लिम की एकता को क्या करना है, दिखाना है यहाँ पे, दोनों दोस्त था, एक हिंदू था एक मुस्लिम, ठीक है। ये सभी इतिहास में जब भी वर्तमान में कहीं दंगा उंगा फैलता है तो इस तरह का जब बातें रखा जाता है, तो एक मिसाल के तौर पे वैसे लोगों की एग्जाम्पल दी जाता है। कन्हैया कुमार बार बार इन दोनों का नाम लेते रहता है। चलो ठीक है, हजरत महल के बारे में देखिए, पता ही नहीं, अब दोनों को बोलना पड़ता है ना, तुम इसको बताओगे नहीं तुमको बताओगे, तुम लोगों में बड़ी समस्या है। हजरत महल इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैं आया हुआ था, कल देखे कि नहीं देखे, कल देखे कि नहीं देखे, तो वही तो पूछ रहे हैं, पका जा रही है। एक को भेजते हैं तो नहीं, तो मुझको लगा आप भेजे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा चुप हो गई कि आप कब भेजे हैं, मैं देखे हैं। एक किसी को जाता है तो जब भी समय मिले कम से कम तो कर लो, ठीक है, तुम बता दो इसको, इसको बता दो, तुम, उससे मेरा लोड कम होगा। झूठ मूठ में हम पूछते रहेंगे कि भेजे देखिए कि नहीं देखी, देखी कि नहीं देखी, तो मुझे लगा दोनों भेजे ही हैं तो देखे ही होंगे। मुझे लगा या तुम्हारा ये आदत छोड़ दो, ठीक है, मुझे लगा क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, अब किसी में भेजेंगे तो हम बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों भेजते हम दोनों में, कोई भी चीज़ होता है एक में हम कभी नहीं भेजते हैं, तो इसीलिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कैसे बोल रहे हैं, हम देखे ही नहीं है, नहीं जाने हैं, मतलब कल लेक्चर बना कर तो सो गया, आज कहाँ थोड़ा लेक्चर बनाए, नहीं देखे उसको, आपका जो मोबाइल नहीं देखे हैं, लेक्चर बना रही थी, नहीं गया तब तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं जाएगा उसमें, व्हाट्सएप ऊपर नहीं आ जाता है मैसेज। खैर ठीक है, ठीक है, मैंने अपने में भी क्या करना कर लेना कि भेजे थे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हो सकता है कि मैं ही मिस्टेक कर दूं, अपने में तुम लोग कम से कम बॉन्डिंग होना चाहिए ना, इससे मेरे पे लोड कम आएगा, और जो भी एग्जाम्पल देंगे तो कम से कम सेट करेगा। अब कैसे बोल रहा हूँ आज, तो तुमको लग रहा है कि हम देखे ही नहीं है, अब जब यहाँ पर बोलेंगे दोनों लोग जानोगे तब तो यहाँ पर कब कुछ समझ में आएगा, एक जानेगी एक नहीं जानेगी, दूसरा बोले ताकते रहेगी, कोई दिक्कत तो देख लेना उसको। असहयोग आंदोलन के समय जो चला था, ठीक है, काकोरी कांड था, हाँ ट्रेन को लूटा गया था, बहुत इम्पोर्टेंट वो घटना थी, ताकि थोड़ा थोड़ा पता लगते चले। तो यहाँ पे अब कोई नया चीज़ नहीं है। आजमगढ़ घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857 के समय लाया गया है, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ समझने की ज़रूरत है कि उस समय हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मन एक हो गया है सब,
अंग्रेज़ों को बाहर करने के लिए दोनों यहाँ पे मिल के क्या कर रहा है, सब नेतृत्व यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। और 25 अगस्त 1857 के आसपास का ऐसा समय है कि अधिकतर क्षेत्रों पे अंग्रेज कंट्रोल करते जा रहा था। लेकिन यहाँ से विद्रोही कह सकती हो, एक गांव है अभी, ठीक है, अब अभी तो आजमगढ़ पूरा टाउन बन गया है। उस समय एक गांव के रूप में जो भी मेरठ का जो क्षेत्र है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, मेरठ से दूर है, इतना नज़दीक नहीं है, लेकिन ये जो क्षेत्र था इसके अंतर्गत था, अवध के अंतर्गत था। और हम देख चुके हैं कि अवध के लोगों का जो भी वहाँ का नवाब अली था उसके प्रति किस प्रकार से लोगों में उसके प्रति, ठीक है, जो भी हाँ निष्ठा था यहाँ पे, ठीक, किस प्रकार लोग उसको मानते थे, अंग्रेज़ों ने कैसा उसका निकाला। तो यही सारी यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेज़ों की निरंकुशता व उत्पीड़िता से क्या है, बिल्कुल यहाँ पे त्रस्त है। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, मैंने इनको मानना था कि भाई जब सारे लोग हम लोग क्या हैं, त्रस्त हैं, तो वो अमीर जो लोग हैं, चाहे वो अमीर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो शासकों के संपर्क में रहा हो, चाहे वो अंग्रेज़ों के संपर्क में रहा हो, जैसे भी रहा हो, समझ में आ रहा, अगर वो भारत का है तो फिर इन अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़ने में क्या करें, हमारी मदद करें। तो ख़ास तौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवार से ताल्लुक़ रहा है, जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता के यहाँ पे कुशल क्षेम के लिए क्या कर देना चाहिए, होम कर देना चाहिए। यहाँ पे मैंने एकदम इसमें एकदम आहुति दे देना चाहिए। तो घोषणा पत्र है, ध्यान रखना, ठीक है। घोषणा पत्र समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। ठीक है, घोषणा पत्र है यहाँ पे उस समय क्या, ठीक है, जो भी नेतृत्व करता थे उनके द्वारा क्या किया गया, जारी किया गया है, इसको जारी किया गया और लोगों में यह बताया गया कि आखिर, ठीक है, क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो सब इसमें कैटेगराइज किया गया है कि उस समय जितने भी लोग थे, अलग अलग कैटेगरी के, किसान थे, व्यापारी थे, अमीर लोग थे, सब क्या चाह रहे हैं, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, उसको लेके घोषणा पत्र क्या किया गया है, जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है 25 अगस्त 1857 को, चूँकि ये 15 अगस्त के बाद भी आ रहा है, तो तुमको आए दिन, ठीक है, साल भर में एक बार इसका न्यूज़ मिल जाएगा कि यहाँ के लोगों ने बहुत ही अंग्रेज़ों से, ठीक है, लंबे समय तक 1857 में लोहा लिया। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेज़ों का उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में क्या किया, हिस्सा लिया। मेरे पास क्या है, मैंने आजमगढ़ में लोग आए, ठीक है, उस घोषणा पत्र के जरिए यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है। घोषणा पत्र मतलब समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? आज भी घोषणा पत्र कुछ नहीं होता है, इसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। अब मैं बता चुका मैनिफेस्टो क्या होता है। जैसे अब एक समय में बिहार में चुनाव है तो हर एक पार्टी अपना क्या करेगी, मैनिफेस्टो जारी करेगी। मैनिफेस्टो को क्या बोलते हैं, घोषणा पत्र। दिल्ली का चुनाव हुआ था मोदी वाला, तभी मैंने बताया हुआ था, केजरीवाल का चुनाव जो भी था यहाँ पे, तब रिकॉल करोगे तब तो समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। यही है, अभी बीजेपी बिहार में बोल दी है कि कोरोना का अगर डोज आता है तो हम फ्री में बिहारियों को देंगे, तो ये सब गलत है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, अटपटा है, वैसी एक उम्मीद करना है, ठीक है। घोषणा पत्र एक सही रणनीति के तहत यहाँ पे करना होता है, ये नहीं कि कुछ भी कर ले, मतलब चुनाव से प्रेरित नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, यहाँ पे समझ में आया उस घोषणा पत्र का मतलब। तो उन्होंने इस भारतीय धर्म में युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मुझे पश्चिम से भी क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। और पश्चिम से कह रहा है यहाँ पे मदद मिलेगी, इसका मतलब कि वहाँ की, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा वहाँ के लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, मदद किया जाएगा इस पर। क्योंकि वहाँ के लोगों को यही लग रहा था कि यहाँ पे आके, मैंने खासकर महारानी को, संसद को, कि भाई लोग अच्छे से क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें, इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, जिनके पास अपनी सेवाएं देने का साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा।
पूरा एक हब बना लिया गया है आजमगढ़ को कि भाई सारे लोग यहाँ पे आए, किसी भी कैटेगरी का लोग हैं, सब क्या करें यहाँ पे आए। जिनके पास खाने का भोजन नहीं होगा यहाँ से क्या दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा। मैंने आंदोलन करने की बातें हो रही है। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में, जो भी पुराना ग्रंथ है, ठीक है, चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्य वक्ताओं में, पंडित की गणनाओं में, सब में यह सहमति दिखाई देती कि अब भारत में कहीं भी अंग्रेज, ठीक है, या उसके पैर यहाँ पे टिका क्या पाएंगे, नहीं पाएंगे। मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे धार्मिक मामलों को जोड़ा गया है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम धर्म हो, दोनों में ही, ठीक है, जो भी यहाँ पे भविष्य करता है, अरे होते हैं ना पंडित जी लोग, पंडित मौलवी भविष्य बताने वाले। कैसे हुआ था तुम्हारा धर्म युद्ध में कि जो भी थे वहाँ पे पादरी वादरी बोल रहे थे कि धर्म युद्ध क्या हो जाएंगे, हम लोग जीत जाएंगे। तो ये खुद से लोगों में एक मोटिवेशनल चीज़ हावी रहता है। वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं, यहाँ पे धार्मिक लोग हैं, सब बोल रहे हैं कि हम इस युद्ध को क्या कर जाएंगे, जीत जाएंगे, अंग्रेज़ों को अब यहाँ पर रहने नहीं देना है। इसलिए यह सबका फर्ज है कि अंग्रेज़ों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दें कि भाई एकदम मने लोग जाएंगे ही जाएंगे, मेरा साथ दें और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने। समझ में आ रहा? और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता का करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फिर से हम लोग हार गए तो लंबे समय तक फिर हम लोग अंग्रेज़ों के कंट्रोल में रहेंगे। यही बातें कहलाया जा रहा है, ठीक है। तो अब ऊपर हो गया मूल चीज़ है। फाइनली मैंने लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि सारे लोग मिलजुल के क्या करें, इस, ठीक है, हिस्सेदारी में मतलब भाग लें, ठीक है। अब यहाँ पे देख रही हो भाग 1 में क्या दिया है, कुछ नहीं है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए बोला गया है। ज़मींदारों के बारे में बोला गया है कि जाहिर है कि ज़मींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब क्या किया था, भू राजस्व थोप दिया था। कई जमींदारों को बेइज्जत व बरामद किया है। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलामी कर दी गई है। हद तो यह है कि एक आम रैयत माने आम किसान किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, ठीक है। इस मैनिफेस्टो में क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जमींदारों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। गिरफ्तार किया जा रहा है, कैद खाने में डाला जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को क्या करना है, दरिद्र करना रहा है। यहाँ पे जमींदारों के खजानों को स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाह सरकार में कोई जगह क्या होगी, नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, ज़मींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी। हर ज़मींदार को अपनी ज़मींदारी से अपने ढंग से शासन करने का क्या होगा, अधिकार होगा। किसके बारे में बताया जा रहा है, ये इस मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ज़मींदारों को बोला जा रहा है कि आओ, अगर ये सब ठीक हो गया तो सब पहले की तरह क्या हो जाएगा, चलने लगेगा। दूसरा ठीक उसी तरीके से बोला गया व्यापारियों के बारे में। इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज, व्यवसाय जैसे तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीज़ों का व्यापार कर क्या कर लिया है, एक अधिकार स्थापित कर लिया है कि भाई इसमें कोई मने हमारा कुछ चल ही नहीं रहा है, ना मुनाफा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। दिन प्रतिदिन व्यापार हमारा डैमेज हो रहा है। अब छोटी मोटी चीज़ों के व्यापार ही लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्चे, नाका वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में क्या की जा रही है, सेंधमारी की जा रही है अंग्रेज़ों के द्वारा। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब बादशाह सरकार बनेगी तो इन सारे फरेबी तौर तरीकों को ख़त्म कर दिया जाएगा और ज़मीन व पानी दोनों रास्तों से होने वाला हर एक चीज़ का व्यापार भारत के देसी व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाह सरकार के हर इंसान और मालिक की क्या करें, मदद करें।
अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे जो भी आजमगढ़ से, ठीक है, वहाँ से आह्वान किया जा रहा है मैनिफेस्टो के माध्यम से, उसी तरीके से यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के बारे में बोला गया। क्योंकि देखो उस समय जितने भी वर्ग के लोग थे सब में समस्या तो थी ही। अब जब तक उनको समस्या से कोई मुक्ति दिलाने का, ठीक है, प्रॉमिस नहीं करे, वादा नहीं करे, लोग कैसे जाके, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे उसमें? समझना है इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने किसान को दुश्मन ज़मींदारों को बना दिया, ज़मींदारों को दुश्मन किसानों को बना दिया, किसानों को दुश्मन साहूकारों को बना दिया। तो ऊपर कुछ ऐसे यहाँ पे नेतृत्वकर्ता लोगों के मतलब यहाँ पे तलाश थी जो सबको क्या करे, मिला के चले, एक साथ लेके चले। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सरकारी कर्मचारियों के बारे में इन्होंने क्या बात बताया कि अब यह राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों की इज्जत क्या मिलती, नहीं मिलती। शुरू में मिला, बाद में नहीं मिला। उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। दोनों महकमे में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ किसके पास होते हैं? अंग्रेज़ों को मिलते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए। अंग्रेज़ों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए, जो भी आजमगढ़ से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने फ़िलहाल 200 और 300 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदे की क्या कर रहे हैं, उम्मीद रखें। कारीगरों के बारे में इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड में बनी चीज़ों को लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकर, सूती वस्त्र बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, मूची आदि को बेरोजगार कर दिया। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगर की हर श्रेणी भिखमंगों की हालात में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों की रजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेज़ों की सेवा क्या करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। सब ठीक है, यही सारे लोग हैं ना जो उनको मजबूत क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। पंडित, फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में, पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं। यूरोपीय दोनों धर्म के क्या है, शत्रु हैं। चाह रहे हैं कि भाई इनको हटा के हम क्या करें, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें, है ना। पंडित और दूसरा क्या है, फ़कीर है। फ़कीर मतलब इस्लाम धर्म की बात की जा रही है। क्योंकि फ़िलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेज़ के खिलाफ यह एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इसलिए पंडितों और फ़कीरों का फ़र्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में क्या करें, अपने हिस्सा निभाएं। दिक्कत तो यहाँ पे घोषणा पत्र में दिखाया गया है। अब इससे क्या हो जाएगा कि उस समाज में रहने वाले जो भी लोग हैं सब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आतुर हो जाएंगे कि कोई न कोई हमको नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मिला है। लंबे समय तक देखा जाए, लगभग 81-82 दिन तक मैंने यहाँ पे एकदम स्वतंत्र शासन चला है। यहाँ के जो भी यहाँ पे छोटा मोटा जो बादशाह था उसके द्वारा चलाया गया है और वो नेतृत्व कर रहा है। तो इसीलिए अवध का नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 81 दिन तक इन पे कोई अंग्रेजी शासन का कोई कंट्रोल क्या था, नहीं था। 80-81 दिन, लगभग 2-3 महीने तक था। सिपाहियों के बारे में, सिपाही क्या सोचते थे। विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई, दिखाया गया है कि 1 सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए। अब सिपाहियों का बात की जा रही है कि धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियाँ बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। क्या बन बैठे, मालिक। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की है, हम भी उनकी नौकरी में आए। दिखाई दे रहा है, निरंतरता को दर्शा रहा है कि इतने दिनों से आए कि नहीं है, कब का आ चुके हैं सब। ईश्वर की कृपा से, हमारी सहायता से अंग्रेज़ों ने जो चाहा वो जीत लिया। देखो, ईश्वर की कृपा से है कि नहीं है, जो भी अंग्रेज़ों ने चाहा क्या कर लिया, जीत लिया। व्यापार को बढ़ा लिया, कर लिया। इनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन ना हमने कभी पैर पीछे खींचे, ना कोई बहाना बनाया, ना ही कभी बगावत के रास्ते पे चले। भाई आराम से हम लोग उनका, ठीक है, जो बोला उनके द्वारा क्या किया गया, मैंने, ठीक है, करवाया गया हमसे, हमने किया, आसानी से किया कि नहीं किया। अपने ही लोगों को बोला मार दो, मार दिया सब। लेकिन सन 1857 में अंग्रेज़ों ने यह हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूसे और बंदूकें दी जाएंगी।
नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीज़ें पैदल सेना, घुड़सवार, गोलंदाज, फौज की हर रेजिमेंट में क्या कर दी गई, पहुंचा दी गई है। उन्होंने कारतूस थर्ड लाइट कैवेलरी, माने ये है तुम्हारा थर्ड लाइट कैवेलरी, इसको बोलते हैं घुड़सवार सैनिक है। थर्ड है, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ठीक है। लाइट कैवेलरी लगाओ ना, घुड़सवार सैनिक को दिए गए। उन्होंने दांतों से खींचने के लिए कहा गया, जो इसमें भारतीय सैनिक क्या थे, मौजूद थे, हिंदू मुस्लिम। सिपाहियों ने कहा कि भाई हम नहीं खींचेंगे, इसका विरोध किया। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जवानों की परेड करवा दी। परेड का मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सजा के तौर पे। तुम लोग देखी होगी मूवी वगैरह, ठीक है। अगर जो उदंड सिपाही वगैरह होता है, वो था ना, कौन सा मूवी था, रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, देखे थे कि नहीं देखे थे, ठीक है। वो आता है तो परेड करवा देता है, कितना चक्कर क्या करो, फील्ड दौड़ो, इतना चक्कर पुशअप मारो, सुबह से शाम तक तुमको दौड़ते रहना है। ये परेड होता है, पनिशमेंट के तौर पे दिया जाता है। तो खींचने से मना किया तो भाई सारे इन भारतीय सैनिकों को क्या कर दिया गया, परेड करवा दिया गया, सजा दे दिया गया। 1400 अंग्रेज सिपाही, यूरोपीय सैनिकों की दूसरी बटालियन और घुड़सवार गोलंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया गया। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी भरी 6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़ियां डालकर जेलों में बंद कर दिया गया। यह सब दिखाई दे रहा है कि अब अंग्रेज मानने वाले नहीं है, ठीक है। छावनी के सवारों को इसीलिए जेल में डाला गया ताकि हम डरकर नए कारतूसों को दांत से खींचने लगे। इसी कारण हम और हमारे सारे सहोदर माने साथी इकट्ठा होकर अपनी आस्था के लिए अंग्रेजों के से क्या करें, लड़ पड़े। हमें 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म व आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अब भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली हैं। हम 2 साल तक इसीलिए लड़े ताकि हमारा अकायद और मजहब माने आस्था और मजहब दूषित ना हो। अगर एक हिंदू या मुसलमान का धर्म नष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या। समझ में आ रहा है ना। सिपाहियों के लिए जो भी अंग्रेज़ों के सामने जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था यही है। सिपाहियों के सामने दूसरा चीज़ होता तो शायद सिपाही कर भी लेते। मामला धार्मिक आ गया, धर्म का आ गया, समस्या आ गई। अब उसी को देखो, कोई अलग चीज़ नहीं है। बार बार केंद्र बिंदु क्या है, धर्म है। ऐसी चीज़ को मैं समझना मैंने बोलना चाहता हूँ, समझो। तुम लोग एक एक चीज़ को लगोगी व्यक्ति करने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको 1-2 लाइन में लिखा जा सकता है। एक ही चीज़ है यहाँ पे कि जो भी भाई सिपाहियों में जो भी सैनिक थे, हिंदू मुस्लिम सैनिक थे, उसमें अब 2 चीज़ें पर्याप्त है, ठीक है। गाय और क्या बोलते हैं, सूअर की जो चर्बी है, गाय और सूअर की क्या जो भी हड्डियों में जो ठीक है, मतलब उनकी चूड़ वाली जो हड्डियों को मिला दिया गया है। अब कितना उसी को इसको लिखते रहोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मूल भावना को समझो। ये कहानी के फॉर्म में इसको दिखाया गया है कि आखिर ये विद्रोह पनप क्यों रहा है। देखो अब यहाँ पे कल कुछ पढ़ाए थे ना, यहाँ पे यहाँ से उत्पीड़नों के प्रतीकों के खिलाफ। यहाँ पे अब नाम ही है उत्पीड़न के प्रतीकों के। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सब खिलाफ हो जा रहा है। जो भी यहाँ पे प्रतीक था, प्रतीक के रूप में क्या था, चाहे भूराजस्व को ले लो, सहायक संधि को ले लो, गोद निषेध को ले लो, सबका यही था। इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, इससे संबंधित हर चीज़ को पूरी तरीके से खारिज किया जा रहा था। देसी रियासत पर कब्जा हो रहा है और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेज़ों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेज़ों पर भरोसा क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। समझो इस चीज़ को। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को ज़मीन से बेदखल कर दिया था। विदेशी व्यापारों ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। अब अगला टॉपिक में देखेंगे हम लोग, खासकर व्यापार से संबंधित सूरत को, अहमदाबाद, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को अगले टॉपिक में देखेंगे कि क्या हाल हुआ इनका। दस्तकार बुनकर तबाह कर डाला था।
ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। आज़ादी को छीन लिया गया, अपनी चीज़ों को थोपा जा रहा है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ के समाज को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। अब विद्रोही कौन लोग हैं? जो सैनिक वगैरह थे किसान, ठीक है, जो भारत के लोग यहाँ पे क्या है, विद्रोह है। ये चाह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे चीज़ों पे इंटरफेयर ना करें। यही है ना समस्या। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान की जाति को, धर्म को नष्ट करने पर क्या है, तुले हुए हैं। और वे लोग ईसाई, ठीक है, लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी की वजह से लोग चल रही अफवाह पर भरोसा करने लगे। एक अफवाह तो फैला ही था सब। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए, अभी अच्छा शब्द है, रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़े। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की क्या होगी, लड़ाई होगी। क्वेश्चन बना के दे दिया गया कि 1857 की क्रांति, ठीक है, धार्मिक आंदोलन से प्रेरित था। तो क्या सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आंदोलन से प्रेरित था? दिखाने की क्या करना पाए, कोशिश करना है कि धार्मिक आंदोलन से तो प्रेरित था, लेकिन इसके अलावा भी अन्य भी क्या थे, चीज़ मौजूद थे। रोज़गार नहीं मिल रहा था, ठीक है, सैनिकों को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, ज़मींदारों को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। अस्मिता के लिए बात की जा रही है, ठीक है, वहीं रिस्पेक्ट के सेंस में ये भी आ जाएगा। आत्मसम्मान बच नहीं गया था, अंग्रेजों के द्वारा धुकारा जा रहा था। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफ़ा विद्रोही शहर के सम्राट को जानबूझकर क्या करते थे, बेइज्जत करते थे। कई दफ़ा विद्रोही शहर के जो भी सम्राट मैंने क्या होता, अमीर वर्ग, जानबूझकर बेइज्जत करते थे कि तुम लोग खून नहीं खोल रहा है। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बैल खाते जला दिए, उनके घर तोड़ फोड़ डाले, जो भी अंग्रेजों के सपोर्टर में थे या फिर जो इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़ितों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों को, माने ऊंच नीचों को क्या करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज़्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती है। मैंने ऐसा लग रहा है कि वे समानता मूलक करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या मैनिफेस्टो पढ़े तो ज़मींदारों को क्या बोला गया कि तुमको किसान बना दिया जाएगा? तो यहाँ समझना है कि मैंने कर तो रहे हैं ऐसा कि सबको क्या कर देंगे, समान कर देंगे, लेकिन यह सोच इनकी घोषणाओं में क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। बल्कि घोषणाओं में तो बार बार बोला गया कि पुरानी चीज़ों को क्या किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुरानी चीज़ों को क्या किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। मोदी जी ने वादा कर दिया कि हम 2 करोड़ क्या देंगे, रोज़गार देंगे। तो रोज़गार मिला ही नहीं कि भाई पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, उससे भी बेकार हो गया। तो थोड़ा समझना है यहाँ पे। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामूहिक समूहों को एकजुट करने का ही क्या किया था, आह्वान किया जाता था कि भाई आओ, इनको भगाना है। लेकिन भगाने के बाद क्या, अब इसी चीज़ को क्या करना है, समझना है। इसीलिए तो अम्बेडकर वगैरह का नाम है, खूब आता है कि बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इन्होंने दलितों के क्या किया, लड़ा कि अगर ये अंग्रेज़ चले गए तो फिर हमारा क्या होगा। यहाँ पे भी ये प्रश्न बनता है। अभी हमने देखा व्यापारियों के लिए बोला गया, सैनिकों के लिए बोला गया, ज़मींदारों के लिए बोला गया, धार्मिक, ठीक है, नेताओं के लिए बोला गया, क्या किसानों के लिए कुछ बोला गया? समस्या यही है, हर कोई इनको इग्नोर कर रहा है। कि सबको पता है कि व्यापारी आएगा तो कुछ ना कुछ किसानों को ले लेगा, ज़मींदार आएगा तो कुछ ना कुछ किसानों को ले लेगा। वैकल्पिक सत्ता की तलाश, ठीक है। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का क्या किया, प्रयास किया। ब्रिटिश
1857 के समय जब थोड़ी समय के लिए क्या हो गया, सब अंग्रेज सब क्या हो गया, चरमरा गया, कमज़ोर पड़ गया। तो अब हुआ कि अब कैसे सबका नेतृत्व किया जाए। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, इन स्थानों पर देखो विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया कि अब इन क्षेत्रों पे हम चलाएंगे। बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को क्या करना चाहते थे, पुनर्स्थापित करना चाहते थे। जमींदार क्या चाहेगा कि भाई हम जमींदार सारा जमीन किसानों को बांट दें, वो तो यही है ना। अब यही समझना है यहाँ पे कि ब्रिटिश के पहले जो दुनिया थी, ठीक है, यानी मुग़लों के बाद और ब्रिटिश के बीच की दुनिया थी, क्योंकि ये सब मराठा, झांसी, सबका जब मुग़ल कमज़ोर हो गए तब ये क्या लोग आए, बाहर आए। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की भी योजनाएं बनाई गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयास में विद्रोह 18वीं सदी के मुग़ल जगत से प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीज़ों का प्रतीक बन गया या जो उनसे छीनी जा चुकी थी। पुनः यहाँ पे ये लोग अपना शासन व्यवस्था स्टेबलाइज करने का क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भू राजस्व वसूल, सैनिकों को वेतन का भुगतान किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामा जारी किया गया। कब लूटपाट बंद करो, सब अंग्रेजों को क्या किया, हमने हटा दिया है। कोई दिक्कत? विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की ज़रूरतों को क्या करना था, पूरा करना था। भाई जो भी युद्ध से संबंधित चीज़ें हैं पूरी तरीके से हटा नहीं है ना, सब एक निश्चित क्षेत्र में, दिल्ली, मेरठ, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों पे अंग्रेजों के पकड़ कमज़ोर हुआ है, पूरा क्षेत्र पे नहीं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेज़ों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। आ गया सब फिर अवध में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे क्या चला, लंबा चला। ये वही है अवध, ठीक है, जिसका मैंने भी चर्चा किया। वहाँ के एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, दुनिया में। अरे कौन सा क्षेत्र, एक ही क्षेत्र को तो नाम आया है घोषणा पत्र में, आजमगढ़ का। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ क्या कला प्रतिरोध सबसे लंबा चला। तो क्या दूसरी जगह की बात की जा रही है? अवध में कहाँ बात की जा रही है? आजमगढ़ की बात की जा रही है। दूसरा जवाब, दूसरा तो कोई नाम ही नहीं आया। वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तक 1858 के शुरुआती महीने तक हुक्म की श्रेणियाँ क्या थी, वजूद में थी। मैंने कुछ अंग्रेज़ों का पकड़ ढीला हुआ है तो ये लोग अपना, ठीक है, कर रहा है सब, जो भी विद्रोही लोग हैं। दमन आ ही गया। 1857 के बारे में हमारे पास जो विवरण मौजूद है उससे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान क्या था, साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून क्या कर दिया, पारित कर दिया। अब जो भी फौजियों के लिए जो पारित किया गया, यहाँ पे अब समझना है कि उन फौजियों में अगर देखा जाए तो जो कानून जो पारित किया गया था उसमें भारतीय भी थे और अंग्रेज भी थे यहाँ पे। लेकिन भारतीय जो सैनिक थे कुछ एक्टिव यहाँ पे हो चुके थे, किसको लेके, धार्मिक मामला को लेके, चर्बी कारतूस को लेके। तो इसमें अधिकतर जो फ्री यहाँ पे कर दिया गया, किनको, अंग्रेजी सैनिकों को। अंग्रेजी सैनिकों को माने एक जो प्रक्रिया होती थी न्यायिक प्रक्रिया, कि अगर कुछ हो रहा है तो भाई एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत क्या हो जाएगा, उसको सज़ा मिलेगा। सारा अधिकार उन सैनिकों को दे दिया गया। मार्शल लॉ जिसे बोला गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मार्शल लॉ, ठीक है, वो वहाँ लागू कर दिया गया। उसमें अब सैनिक अपने, मार्शल लॉ होता है, ठीक है, मार्शल लॉ मतलब सैनिक कानून। सैनिक क्या है, कानून। अब यहाँ पे सैनिक जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, समझ में आया? हाँ, करते रहती हो, 2 दिन में सब भुला जाएगा, ध्यान रहेगा, ठीक है।
मई और जून में जब स्थिति बिगड़ गई तो 1857 में पारित किए गए कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया कि जो भी सैनिक है अपने अनुसार से वे लोग विद्रोहियों से क्या कर सकते हैं, निपट सकते हैं, मार दे, काट दे, कुछ कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। किनको भाई? अंग्रेजी सैनिकों को। बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सज़ा देने का क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। भाई लगता है कि गांव में अगर कोई विद्रोही है, कोई नेता है, तो जाओ उसको क्या करो, पकड़ के चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ही छोड़ दिया गया। जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था, कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। जो प्रक्रिया के तहत चलता था, चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ठीक है। तो अगर नहीं चलता तो फिर किसान और ज़मींदारों में लंबे समय तक क्या होता, नहीं चलता न्यायिक प्रक्रिया, न्याय के लिए, ठीक है। और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सज़ा हो सकती है, और क्या है, सजाए मौत, चढ़ा दिया जाता था, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, कुछ है नहीं। यही है, देखो ये रहा आजमगढ़, ठीक है। यहाँ पे है लखनऊ, यहाँ पे है कानपुर, कानपुर जस्ट, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, इलाहाबाद है, यहाँ पे देख पा रही हो। तो सब यही है, लगभग अवध का क्या है, सब क्षेत्र ही यहाँ पे, अच्छा खासा क्षेत्र था। अब अधिकार किसको मिल गया, सैनिकों को मिल गया। अब सैनिकों को मिल गया, इसका मतलब कि सैनिक, बहुत सारे सैनिक इस समय पता है तुम लोगों को कि ब्रिटेन से भी क्या किया गया, बुलाया गया। जब अंग्रेज़ों की जब स्थिति कमज़ोर पड़ने लगी तो भाई वहाँ से बुलाया गया, क्योंकि उस समय भारतीय सैनिक, ठीक है, अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए तैयार क्या थे, नहीं थे। इसको समझना पड़ेगा तुम लोगों को। इस नए विशेष कानून माने मार्शल लॉ आ गया, कानून और ब्रिटेन से मंगाई गई टुकड़ियों से लैस अंग्रेजी सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अभी तक जो इलाका था अवध का, यहाँ पे जो भी विद्रोही थे, बहुत मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इनका छुपने का या फिर संगठित होने का सबसे शानदार जगह था। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। किसने, अंग्रेजों ने। एक तरफ कलकत्ता से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ क्या हुआ, कूच हुआ कि भाई इधर से भी जाएंगे और उधर से भी आएंगे, है कि नहीं। इधर से भी अटैक होगा और इधर से भी अटैक हो जाएगा, जो भी बीच में लोग भागेंगे कहाँ। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए नीचे नहीं भाग सकते, क्योंकि नीचे अंग्रेजों का क्या था, कंट्रोल था। इनका भागने का भी एक ही जगह था, ऊपर नेपाल की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए जो नाना साहब है वो भी नेपाल भाग गया। हजरत महल कल सुनी, वो भी कहाँ भाग गई, नेपाल भाग गए, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। और नेपाल पता है तुमको कि दुनिया में वो भी एक इकलौता देश है जो कभी गुलाम नहीं बना है। कोई दिक्कत। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको समझोगे तो फिर क्लियर होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, भाई वो नेपाल ही क्यों भागे। क्लियर हो गया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेज़ों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर क्या हो गई, पूरी हो गई। 2 महीने तक चला। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए। अब दोनों तरफ से देखो जमकर हमला किया गया। यही समस्या है कि सारा फैक्ट्री वगैरह जो कंट्रोल था किसके, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था। अब लूटे हुए गोला बारूद बंदूक से कोई कितने दिन तक युद्ध कर सकता है। उनके पास क्या है भाई, अंग्रेज़ों के पास स्टॉक है। तुम भाई उस स्टॉक में से कुछ भाग को क्या की हो, लूट के लाई हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो समझना है यहाँ पे। जब तक भाई इनके पास गोला बारूद था तब तक सब लूटा किया, उसके बाद से सब ख़त्म हो गया। देखेंगे हम लोग आगे चल के। गोला बारूद किनने के लिए यहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, किसानों को बोला जा रहा है कम खाओ लेकिन हमें क्या दो, मतलब जो भी है ठीक है, अनाज का बड़ा भाग दो।
ज़मींदारों को बोला जा रहा है, ताकि हम लोग अधिक से अधिक क्या कर सके, गोला बारूद खरीद सके, ले सके। ठीक है, दोनों तरफ से जमकर हमला किया गया और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कितने भारतीय अंग्रेज सब मारे गए। इसकी एक वजह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में क्या हो चुके आ जमे थे कि भाई दिल्ली यही है, दिल्ली इसी का इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक महत्व दिल्ली का बहुत अधिक उस समय हो चुका था। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला क्या रहा, धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर जीतना था। देखिए गांव निपटाते जा रहा है। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन कर क्या सकते थे। जैसे ही उन्होंने अपना उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिनके पीछे बेहिसाब जन समर्थन क्या है मौजूद है। अब ये पूरा को पूरा ये जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है, करो या मरो टाइप का क्या दिखाई दे रहा है कि लोग स्वतः फुर्त हो चुके हैं। लोग अब समझ चुके हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। यही तो है कि 1857 में जो क्रांति भड़का, देखो कैसे अंग्रेजों के द्वारा उसको शांत कर लिया गया। उदाहरण के लिए अवध में फॉरसिथ नाम के एक अंग्रेजी अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थे। मैंने 3/4 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मैंने 3/4 कितना 4 है यहाँ पे, अब 4/4 हो जाएगा, है कि नहीं, संपूर्ण हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। 3/4 कितना, 4 भाग में 3 भाग लोग कहाँ थे, आंदोलन में आ चुके थे। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में क्या हो पाए, ले पाए अवध वाले क्षेत्र को। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदार को आश्वासन दिया कि उन्हें जागीरें लौटा दी जाएगी। अब अंग्रेज लोग यहाँ पे फूट डालो और राज करो की नीति टाइप का रास्ता अपना रहे हैं सब, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो नेतृत्वकर्ता के रूप में जमींदार भी थे कि नहीं थे। एक जमींदार के पीछे कितने सारे किसान लगे रहते थे। अवध वाला घटना याद है ना, ठीक है, अवध वाला घटना याद है कि भाई वहाँ का जो भी नवाब अली को जब हटा दिया गया, जब वहाँ के ज़मींदारों की, ठीक है, ज़मींदारी छीना जाने लगा, तो किसान क्या हो गए, परेशान हो गए। क्योंकि वहीं जो किसान थे ज़मींदारों से, ठीक है, भले उनको मारते लूटते सब करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जो आस्था थी उन ज़मींदारों के प्रति बना हुआ था। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ज़मींदार को लेकर कितने बार लगेगा कि ज़मींदार उन किसानों को फिर लूटा, फिर लगेगा कि ये देखो किसान ही ज़मींदार से क्या है, सटे हुए हैं, लगे हुए हैं। दोनों को क्या करना है, समझना है। इस चीज़ को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या तालुकदार, ठीक है, पद था एक तालुकदार, तहसील का प्रखंड जिसे बोलते हैं ना, उसी का एक पद था, ये बड़ा पद होता था, ठीक है। तो तालुकदार जो होता था उस समय जो भी नवाब था, नवाब के अंतर्गत ही जो रखा गया था बड़ा बड़ा जो पद था, ठीक है, उसमें एक तालुकदार होता था। तो अमीर तो था ही ये, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, ज़मींदार टाइप को समझ सकती है, लेकिन ज़मींदार कहना ठीक नहीं है, अमीर है। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया, जो वफादार थे उन्हें इनाम दिया गया। अब सब आ गया। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्हें भूखमरी व बीमारी व भूख से क्या कर दिया, दम तोड़ दिया। ये अब शुरू हो गया अब सिलसिला, ठीक है। यहाँ से भारत के लोगों ने, ठीक है, मैंने चंद टुकड़ों, ज़मीन के टुकड़ों के लिए यहाँ पे भारत के लोगों ने, चाहे हिंदू थे, मुसलमान थे, जो जमींदारों अंग्रेजों के लालच में आ गए, वे उस नेतृत्वकर्ता से क्या किए भाई, अपना जन समर्थन क्या ले लिया, सब वापस ले लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये लंबे समय तक चलता रहा, आज़ादी तक। तुम यहाँ पे देखोगे कि भाई आते आते अच्छे खासा जो एक वर्ग है तैयार हो चुका है भारत में,
क्योंकि बिना भारतीयों का इसमें कितना रोल रहा है अंग्रेज़ों की सहायता करने में, ये तो सब तुम लोग अभी पढ़ रही हो। तो ठीक है, जैसे एक रोटी का टुकड़ा फेंका एक न एक वर्ग, ठीक है, उस रोटी के टुकड़े को लेने के लिए आ गया, अर्थात तो अंग्रेज़ों का फिर से गुलाम बन गया। ये बहुत खेल खेलता था सब अंग्रेज़ सब। अब बाद में सब हार गया तो फिर हिंदू मुस्लिम काट कर दिया सब। अब विद्रोह की छवियाँ, क्या छवि है विद्रोह का, पूरा टॉपिक ऊपर ख़त्म हो गया, कुछ है नहीं। अब समझने की कोशिश करो कि अब जो छवियाँ हैं यहाँ पे, क्या एक छवि कभी हम लोग बता सकते हैं नहीं बता सकते कि जब उस समाज में रहने वाले हर एक लोगों की क्या है समस्याएं हैं, अपनी अपनी परेशानियां हैं, तो एक छवि के रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, आप हम बता सकते हैं कि भाई ये किसान विद्रोह था, ज़मींदार विद्रोह था, शासक विद्रोह था। अब ये बार बार यही चीज़ आएगा, मेन जो चीज़ें मैं बोलता हूँ मूल भावना यही है। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं? जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं कि भाई ये विद्रोही क्या सोचते थे, क्यों आए विद्रोह करने। एक तो हमने देख लिया आजमगढ़ से भाई मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन हम जब उत्तर भारत की बात करते हैं तो क्या पूरा आजमगढ़ में ही आ जाएगा? नहीं ना आएगा। आजमगढ़ एक छोटा सा पार्ट था उत्तर भारत का। तो यहाँ समझना होगा हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, जो अभी थोड़ा सा एक जगह का देख लिया आजमगढ़ का, कुछ सूचनाएं हैं और नेताओं के पत्र हैं कि आखिर चाहते क्या थे, आखिर 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाई पर चर्चा करते आ रहे हैं कि आखिर अंग्रेज़ों ने जो लिखा हुआ है उसी को डॉक्यूमेंट मार के, ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा अध्ययन क्या किया गया है। तो अब अंग्रेज़ लोग दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ साफ। अंग्रेज़ लोग तो यही लिखेगा कि भाई हर एक वर्ग था अपने स्वार्थ से क्या था, जूझ रहा था, उनको सबको अपना अधिकार चाहिए था। यह तो है ही। इस बारे में सरकारी ब्यौरे की कमी क्या है? नहीं है। सरकार किसका था? अंग्रेज़ों का था। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहास में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए। असंख्य मेमो, नोट्स, ठीक है, मेमो का मतलब कुछ नहीं, सब डॉक्यूमेंट्स ही हैं, आगे तुम लोग समझोगे। आजकल खूब मेमो बनता है, ठीक है, बैंक टाइप का समझ सकती हो। मेमो, नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्ट के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेज़ों के बदलते रवैयों को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसर के भीतर मौजूद भय तथा बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का क्या करते हैं, पता देते हैं सब, कि भाई उस समय जब हिंसा भड़का तो किस प्रकार से अफसरों में क्या आ गया, भय आ गया, बेचैनी आ गया, ठीक है, वे विद्रोहियों के बारे में क्या मतलब सोचते थे। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपी उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियाँ जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को क्या करती थी, हवा देती थी। अब यहाँ पे कोई बताने की मतलब कोशिश यही कर रहा है कि जो भी रिसोर्स है, क्या है, रिसोर्स है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिसोर्स है वो किसके द्वारा मिला गया है, जो सरकारी है। सरकारी का मतलब क्या है, अंग्रेज़ों का ही है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो भी उस समय अंग्रेज अधिकारी थे और विद्रोही थे, उन विद्रोहियों के बारे में अंग्रेज अधिकारी क्या सोचते थे, कैसे इन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा उनका क्या किया गया, दमन किया गया, सैनिक, ठीक है, विद्रोह किया गया, ठीक है। और उसके बदले में यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, दिया है कि ब्रिटिश अखबार और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपी उनमें सैनिक विद्रोह द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में क्या होता था, छापा जाता था। अब सैनिक विद्रोह, कौन सैनिक विद्रोह, भारत वाला समझना है यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटेन के अखबार में छप रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहानियाँ जनता की भावनाओं को क्या करती थी, भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग को क्या करते थे, हवा देती थी। समझना है इस चीज़ को। अंग्रेज और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण क्या रही है, रिकॉर्ड रही है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र सब पेंसिल बनाया गया है, नीचे तुम लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कि क्या था सैनिक विद्रोह का। पेंटिंग है, अब इस पूरा पेंटिंग को ही दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि इस पेंटिंग में कहना क्या चाह रहा है। देखो, रचकों का अभिनंदन। अब ख़त्म हो गया, पूरा पेंटिंग को ही बता रहा, एक्सप्लेन कर रहा है, बड़ा अटपटा लगता है सब पढ़ने में, ठीक है। रचकों का अभिनंदन। अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखते पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेज़ों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। इनमें से कुछ को अंग्रेज़ों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज किसका, नायकों का गुणगान किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अर्थात गुणगान किसका किया जा रहा है, अंग्रेज़ों का। चित्र भाई उनके द्वारा बनाया गया है, किया गया है। 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, मैंने लखनऊ की राहत, इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर जो थे हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को क्या किया, इकट्ठा किया, अर्थात अंग्रेजों को इकट्ठा किया। बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में क्या कर ली, पनाह ले ली। अब रेजिडेंसी का मतलब हेड होता था, ठीक है, जैसे कि छावनी होता था, उसी तरीके से। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, कौन, लॉरेंस मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी क्या रहा, सुरक्षित रहा, माने अर्थात ये लोग बचा रहे हैं उसको। 25 सितंबर को जेम्स आर्टम और हेनरी हेवलॉक, ठीक है, वहाँ पहुँचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया। ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़िया का नया कमांडर कॉर्लिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा। उसने ब्रिटिश रक्षक, ठीक है, सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की क्या हो गई, कहानी बन गई कि हमने इनको क्या कर दिया, हरा दिया, पुनः इस पर क्या कर लिया, हमने कंट्रोल कर दिया। तो अब इसमें गुणगान किसका हो रहा है, अंग्रेज अधिकारियों का गुणगान किया जा रहा है चित्र में। बार्किर की पेंटिंग कैम्पबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। कैनवेस के मध्य में कैम्पबेल, ऑटरम और हेवलॉक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। अब बड़ा अटपटा नाम दिया है, समय मूल भावनाओं को समझने की कोशिश करना है, याद मत करना इसको। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों को, हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य के भाग की तरफ चली जाती है। चित्र का एक्सप्लेन कर रहा है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ काफ़ी क्या है, उजाली है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिमेंट दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े 100 और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मार काट का क्या दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि भाई इतनी आसानी से क्षेत्र उनको नहीं मिला है, खून बहाना पड़ा है। किनको, अंग्रेजों को। तो दोनों का खून बहा है, देख पा रहे हो यहाँ पे, ड्रेस सही लग रहा है, टोपी ओपी सब मुस्लिम सब, ठीक है, कुछ टोपी सैनिक भी पहना है, सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दोनों लोग मारे गए हैं, जीत अंग्रेजों की हुई है। जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीर इस तथ्य पर जोर देती है कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से उन्हें यह लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी, विद्रोह खत्म हो चुका, अंग्रेज जीत चुके हैं। जो भी लोग रहते थे, चाहे वो हम लोग इंडिया की बात करें, चाहे हम लोग ब्रिटिश की बात करें, लगता था कि हाँ अब पुनः ये हमारे अंडर कंट्रोल में क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। कोई दिक्कत? तो इसमें चित्र का गुणगान देख लिया हमने, कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबार में छपी खबरों की जनता की परिकल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती है।
भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। भारत में औरतों और बच्चों के साथ, भारत में औरतों और बच्चों के साथ, किन औरतों और बच्चों के साथ? अंग्रेज। यहाँ पे समझना है, मैंने बढ़ा चढ़ा के जो कंपनी थी उसके द्वारा वहाँ पे जाके क्या किया गया, बताया गया। तो स्वाभाविक है कि अपने लोग हैं, उनके खिलाफ भारतीयों के प्रति गुस्सा क्या होगा, फैलेगा ही फैलेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यही से समस्या है, थोड़ा सा देखना है, इस चीज़ को समझना है तुम लोगों को। लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी भी देश को लगेगा। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकार ने सदमे और पीड़ा के अपने चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं का क्या किया, आकार प्रदान किया। कोई दिक्कत है? देख पा रही हो यहाँ पे ऐसा चित्र जाया जाएगा तो कब का चित्र है, ठीक है, जो सेब है। जब विद्रोह हुआ था, तीसरा का चित्र देख के अब अंग्रेज लोग क्या हो जा रहा है, सब भावुक हो जा रहा है सब। मैंने एक, ठीक है, चश्मे से देखना या फिर सिक्के के सिर्फ और सिर्फ एक पहलू को देखना, इससे ज़्यादा स्थिति भारत के महिला और बच्चों का हुआ होगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी बोलो, नहीं आ रहा होगा तो फिर समझाएंगे। दूसरा है जोसेफ नोएट पेटल ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम माने चित्रों को बनाया। इस चित्र में अंग्रेजी औरतें और बच्चों को एक दूसरे से लिपटे दिखाई दी। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की क्या है, आशंका में है। देखो ये माने किस को देखो दिखाई दे रहा है कि एक अंग्रेज औरत है, मार रही है, बंदूक चला रही है। कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर। अब सोचो ये हमारे लिए क्या है, जो भी है ठीक है, मैंने अच्छा नहीं है, लेकिन भाई अंग्रेज़ों के लिए क्या है, बहुत अच्छा है। देखो वहाँ पे उसका चित्र उत्र बना दिया गया, कहानियाँ भाई क्या किया गया, लड़ा दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझना है, जब भी युद्ध होगा अंग्रेज लोग भी उस एरिया में रहते थे, और सिर्फ पुरुष नहीं रहते थे, महिलाएं लेकर रहते थे, अपनी फैमिली लेकर रहते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब भी हिंसा होगी, युद्ध होगा, तो परिस्थितियाँ जो भी उस समय की रहेगी सबको झेलना पड़ेगा। जब भी कहीं हिंसा होती थी तो अंग्रेज परेशान हो जाता था, सबसे पहले चाहता था कि अपने बीवी बच्चों की क्या करें, यहाँ से निकाले। मंगल पांडे में दिखाया है। हाँ, मंगल पांडे में दिखाएं। ये सब समझने की कोशिश करना है, यही एक पहलू को दिखाना। कोई दिक्कत नहीं। सब अंग्रेजी औरतों को क्या किया गया, दिखाया गया। यहाँ पे भी कौन है, अंग्रेजी औरत ही है। पोशाक सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। मैंने ऊपर के चित्र पे इन मेमोरियों में भीषण हिंसा नहीं दिखाती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को क्या करती है, झिंझोड़ती है। और मैंने दर्शक की मैंने जो देखेगा, कौन देखेगा, तो भाई उनका आग जले, मतलब जो उनके लोग हैं, ब्रिटिश लोग। वहाँ जब इमेज जाएगा तो लगेगा अरे देखो भाई हमारे लोगों के साथ भारत के लोग क्या कर रहे हैं। एक पहलू को दिखाना, और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि वे चित्र में क्या है, अदृश्य हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ रेखा चित्र व पेंटिंग में हमें औरत अलग तेवर में दिखाई देती है। इसमें वे विद्रोहियों के हमले से अपने बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया, जैसे कि मिस व्हीलर है, मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद को सुलाती अपनी ठीक इज्जत की क्या करती है, रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानव के रूप में क्या किया गया, दर्शाया गया है। मैंने कौन से लोग हैं, इंडियन है, भारतीयों को। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और ज़िंदगी की रक्षा के लिए ऊपर औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है कि यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब क्या है, बाइबिल है।
ऊपर दिखाया गया है यहाँ पे, पड़ा है नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने देखो बढ़ा चढ़ा के यही सारी चीज़ें हैं, समस्या यही है। अब ये सब एक पहलू अगर अंग्रेज़ों को पढ़ाया जाएगा, उनको बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उन पे क्या होगा, गुस्सा फैलेगा। यही होता है भारत और पाकिस्तान को लेके, ठीक है, बैलेंस करके दोनों को सिलेबस डिफाइन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंसा की असली वजह ये सारी चीज़ें मौजूद है। दूसरा है प्रतिशोध और सबक। अब ऐसे जब चित्र जाने लगेगा तो फिर क्या होगा, वहाँ का ब्रिटेन और क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, है कि नहीं है? जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंदी हो गई। भाई अब बदला लेना है, विद्रोहियों को मार डालो, कुचल डालो, जैसे भी हो। विद्रोहियों के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया, जो शुरू में था ना, न्यूज़ में वहाँ का एकदम रचा जा रहा था कि भाई विद्रोही क्या कर रहे हैं हमारे सैनिकों पे, जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना क्या था, जरूरी था कि भाई इन्हें हर हाल में हमें हटाना है, चाहे किसी भी कीमत पे वो हटाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने इनके एक ही रूप को क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ब्रिटेन में इनके अच्छे रूप को दिखाया जा रहा है, कोई अच्छा से लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग व्यापार करने नहीं दे रहे, इनको हटाने के चक्कर में नहीं हट रहे हैं, तो उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। मैसेज यही था ब्रिटेन में देना। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए, ताकि हमको वहाँ से क्या मिले और सपोर्ट मिले। ऐसा ही एक तस्वीर में हमें न्याय की एक रूपात्मक स्त्री छवि यहाँ पे दिखाई देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने ये मतलब दूसरी जिसमें एक हाथ में तलवार, समझ में आ रहा है, और दूसरे हाथ में ढाल है, मैंने ऊपर उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से क्या कर रही है, कांप रही है। ठीक है। इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर क्या कर रहे थे, जोर दे रहे थे सब। तो कुछ है नहीं, यहाँ पे देख सकती हो, ठीक है। चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध। माने कौन क्या है, शेर है और क्या है, बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर एक, ठीक है, मैंने जो भी स्त्री है, इंग्लैंड की स्त्री है, उसको नोच रहा है, तो कैसे यहाँ पे ब्रिटेन आके क्या कर रहा है, शेर को, सॉरी बाघ को चपट ले रहा है। फाइनली तो जंगल का राजा कौन है कि बाघ है, शेर है। तो यहाँ पे कैसे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा चीज़ कि भाई बाघ के द्वारा निहत है औरतों को, माने बाघ का रूप कौन है, भारतीय लोग हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और महिलाएं हैं यहाँ पे, देखो बाल लगाया गया है कि नहीं है। महिलाएं को, बच्चों को मारा जा रहा है, तो अब उसको बचाने के लिए कौन आ रहा है, ब्रिटेन के शेर आ रहे हैं, माने ब्रिटेन के सैनिक आ रहे हैं। समस्या है, ठीक है। इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य सब तस्वीरें हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। पेशावर में विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया गया, तोप से उड़ाते हुए, दिखाई दे रहा है, दाग दिया गया तोप से, क्योंकि बहुत सारे विद्रोही रहेंगे तो कितना फांसी में चढ़ाएंगे। इससे अच्छा है कि मारो, तोप लगा कर एक साथ क्या करो, ख़त्म कर दो। यहाँ मृत्यु दंड का दृश्य एक नाटक रंगमंच जैसा दिखाई देता है, निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन। पूरे विश्व पर वर्दियों से सजे घुड़सवार सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। उन्हें अपने साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना और विद्रोह के भयानक परिणामों को क्या करना है, महसूस करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सारा चीज़ कौन कर रहा है, अंग्रेज लोग कर रहे हैं। सारा जो रिसोर्स है किसके पास है, अंग्रेजों ने जो दिया, हम वही क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो अपना बढ़ा चढ़ा के क्या करना, पढ़ाई करना, मैंने अपने आप को ब्रिटेन में कैसा साबित करना, निर्लज, मैंने समझ में आ रहा है ना, मैंने एकदम कमज़ोर,
कि अपने आप को हम ब्रिटेन में जितना कमज़ोर साबित करेंगे, हमको ब्रिटेन गवर्नमेंट वहाँ की संसद में उतना ही क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। और किया भी, अगर नहीं करती तो फिर इतना आसान नहीं था। हमने देख चुका था कि अवध के क्षेत्रों में अच्छा खासा लंबे समय तक, ठीक है, कंट्रोल कर लिया गया था। अगर वहाँ से सैनिक नहीं आते तो 1857 में, ठीक है, क्या पता कि अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंक दिया जाता। सब दिखाई दे रहा। 1857 का है। मृत्युदंड के दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं। चारों तरफ तोप क्या है, तैनात है। हाँ, है ना। यह सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत का प्रदर्शन है। लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सज़ा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच दी जा सकती है। उसे खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना क्या था, जरूरी था। कोई दिक्कत? दहशत का प्रदर्शन कोई है कि नहीं है, सब बताया जा रहा है। इमेज से पहचान पा रही हो तो अब से उड़ा देंगे, फांसी पे लटका देंगे कि बाकी जो विद्रोही है आगे नहीं आए। तो यही है वहाँ पे क्या बोलते हैं कि ब्रिटेन में, ठीक है, अपना कमज़ोर छवि प्रस्तुत करना और भारत में एक मजबूत छवि प्रस्तुत करना। दया के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रतिशोध के लिए शोर मच ही रहा है, ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र ही बनकर रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उसका क्या किया गया, मजाक उड़ाया गया कि भाई तुम लोगों के साथ ये क्या कर रहा है कि नहीं है, तुम लोग भाई, यही नीतियाँ है, यही खेल समझना है तुम लोगों को। अभी तक कंपनी का, आप आगे जब तुम लोग पॉलिटी पढ़ोगे, चाहे हिस्ट्री के जब मेन सिलेबस में आऊँगा, फिर तुमको इस सारी की सारी कहानी समझ में आएगी कि बाद में अंग्रेज़ों को भी इतना, ठीक है, मैंने ब्रिटेन को भी, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी समझ में आ ही जाता है कि 1857 की क्रांति में हमारी सहानुभूतियों को क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खूब लिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हास्यपूर्वक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के, ठीक है, पन्नों में, पत्रिका है जिसका नाम क्या है, पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में क्या है, दर्शाया गया है। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार के लिए क्या है, लिया है, और दोनों से क्या कर रहे हैं, खून टपक रहा है। देखो यहाँ पे यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारे ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार क्या होती थी, सामने आती थी कि भाई ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, और हम इन पे क्या कर रहे हैं, रहम दिखा रहे हैं। बड़ी समस्या थी। और जब इतनी सारी चीज़ें हो गया तो अब आगे चल के ये सारी चीज़ें वो क्या कर लिया हमने, जैसे अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को बिल्कुल एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका बना लिया कि भारत में कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, ब्रिटेन में कैसा उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, ब्रिटेन में किस प्रकार अपने के कमज़ोर छवि को उजागर करेंगे तो हमें एक मजबूती, ठीक है, सैनिक हमें वहाँ से अधिक मिलेगा। भारत में कैसे एक मजबूत एडवर्टाइजमेंट करके मैंने ऐसे यहाँ पे अपना छवि प्रस्तुत करो कि फिर से कोई हमारे खिलाफ विद्रोह करने की साजिश नहीं रचा जाए। तो ये सब तुम लोग देख चुके हो चित्र के माध्यम से। अब आगे चल के भारत या फिर भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भी क्या लग रहा है कि 1857 में उस समय झांसी की रानी जब मरी होगी तो अचानक इसका नाम आ गया होगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि उस समय या तो भारतीय लोग हार रहे थे या फिर जान छुड़ा के, ठीक है, भाग रहे थे या फिर अंग्रेजों के गुलाम हो जा रहे थे। तो उस समय उस परिस्थिति को तुम लोग समझना होगा कि उस समय क्या कोई भय के साए में जिएगा या फिर किसी का गुणगान करने में लगा रहेगा। इतना आसान नहीं है। अंग्रेज लोग जब मौजूद है तो भय के साए में लोग क्या करता था, जीता था, करता था। लेकिन आगे चल के पता है, तुम लोग पढ़ चुके हो, जब इतिहास लेखन शैली की जब राष्ट्रवादी परंपरा आया तो इन राष्ट्रवादियों ने भी जो भी 1857 की जो भी, ठीक है, क्रांतिकारी लोग थे, जैसे अंग्रेजों ने, ठीक है, अपने कुछ सैनिकों का, कुछ स्त्रियों का नामकरण करवाया, वैसे भारतीयों के द्वारा किया गया कि भाई हमारे भी लोग थे उस समय, देश भावना से क्या थे, ओतप्रोत थे पूरी तरीके से। इसमें झांसी की रानी को दिखाया गया है। तो
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, आगे चल के जब भारतीय इतिहास जब लिखा जाने लगा, झांसी की रानी का नाम, नाना साहब का नाम, हजरत महल का नाम, सब कि उस समय ने जो भी अपना योगदान दिया, तो अब उनको योगदानों को ठीक है बढ़ा चढ़ा के क्या किया जाने लगा, पेश किया जाने लगा। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना, कोई दिक्कत? क्योंकि जब देखोगे 1947 का जब लड़ाई होता है, तो एक से एक जब लड़ाई होगा तो उस समय के नेताओं के मुंह से तुम नहीं नाम सुनोगे कि झांसी की रानी, ठीक है, और नाना साहेब, मतलब नहीं सुनने के लिए मिलेगा। उस समय जो भी थे, भगत सिंह थे, उस समय जो भी उनके समकालीन नेता थे, वे उन्हीं लोगों से क्या थे, ज़्यादा प्रेरित थे। ऐसे नेता जो थे इतिहास के पन्नों में कहीं क्या हो गए थे, खो गए थे। इनको बाद में निकालने का काम किया गया भारत के किसके द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। अब ये समझना, इतिहास लेखन शैली को आप समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो कि क्या होता है। औपनिवेशिक इतिहास लेखन शैली जब भी लिखा जाएगा भाई, तो वे लोग अपने आप को अच्छा दिखाने का कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत? राष्ट्रवादी लिखा गया तो भाई जो भी राष्ट्र प्रेरणा से ओतप्रोत था भाई, वो अपने दिखाने की कोशिश करेंगे, बढ़ा चढ़ा क्या करेंगे, पेश करेंगे। यही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मार्क्सवादी लिखेंगे तो किसानों को, मजदूरों को बीच में रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? एक होता है जनरल, आज के समय में उसका भी प्रचलन बढ़ रहा है कि सबको न्यूट्रल रखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, जिसको नौवादी विचारधारा बोला जाता है। वैसे तो भारत के इतिहास में किसका सबसे अधिक हावी है, मार्क्सवादियों का, ठीक है। अभी तक जो भी इतिहास लिखा गया है उस इतिहास लेखन शैली को सबसे ज़्यादा, ठीक है, मैंने जो पसंद किया गया है वो मार्क्सवादियों का इतिहास लेखन शैली को क्या किया गया, पसंद किया गया है। तो ध्यान रखना, जैसे रोमिला थापर नाम बार बार आता है कि नहीं आता? अभी बुढ़िया भी जिंदे है अभी वो, ठीक है, बताए थे कि जिंदे, ठीक है। और उसके बाद से तुम्हारा क्या बोलते हैं, अभी रामचंद्र गुहा था जिसको पकड़ा गया था अभी हाथी में, जब ये दिल्ली का जो शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा था, याद है कि नहीं है? तो वैसे लोग यही है कि हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। बहुत सारा नाम है, कई सारे पत्रकारों को मारा भी गया, जैसे गौरी लंकेश को मार दिया गया, वो भी एक, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थी, जिसको कन्हैया कुमार अपना गुरु मानता था। चलो, तो राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना, अब वहाँ से बाहर निकलो और उसके जवाब में अब भारतीय इतिहासकारों के द्वारा हमारे भी नायकों को बढ़ा चढ़ा के क्या किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। जो कि मूवी बन रही है, एक झांसी की रानी की गायक सीन कर दी कौन, कंगना रनौत। तो बार बार आजकल उसी का नाम चल रहा है, हमने नेशनलिज्म की भावना लग रहा है कि सिर्फ उसी के अंदर है कि नहीं? सारा चीज़ मूवी में की है भाई, वो तो रियल लाइफ थोड़े, वो तो रियल लाइफ है भाई। अगर ऐसा है तो अब झांसी की रानी कंगना रनौत आमिर खान पे कमेंट कर रही है, बताओ। तो आमिर खान क्या मंगल पांडे नहीं था भाई? वो तो शुरुआत किया था वही, लेकिन वो लोग नहीं दिखाना चाहता है, ठीक है। मैंने मार्केटिंग करना सबके बस की बात नहीं है। कितना लोगों का मोरल वैल्यू, आत्मसम्मान उन लोगों का गवाही नहीं देता है कि हम ये सब चीज़ करें, लेकिन यही है, क्या करोगे अब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कहने का एसेंस? बहुत सारा लोग है, अजय देवगन को देख लो, उसके बाद से, ठीक है, शाहरुख खान का देख लो, अशोक का रोल निभाया, तो क्या वो बोलने आ रहा है कि हम अशोक बने थे? तो कुछ लोग हैं जो काफ़ी ही एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हुए हैं अपने, ठीक है, व्यक्तित्व को लेके। तो 20वीं सदी में कब आ गया? 20वीं सदी में, क्योंकि लड़ाई कब हो रहा? 1857, 19वीं सदी में। 20वीं सदी में जब इतिहास वगैरह सब लिखा जाने लगा, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। थोड़ा मोड़ा जो भी नाम आ रहा था, इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी याद किया जाता था कि भाई अगर इस समय सक्सेसफुल हो जाता तो अंग्रेजों को हम लोग हटा दिए होते। तब एक मोटिवेशन के तौर पे देखेंगे कि 1947 का चीज़ अचानक क्या आ गया? नहीं आ गया। इसके पीछे 1857 इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। 1885 कांग्रेस आ गया, महात्मा गांधी आ गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल आएगा जो बार बार
ठीक है, माने मोटिवेट करेगा ऐसे लोगों को। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में क्या दिया, योगदान दिया। उस समय कोई फोटो नहीं खींचा गया झांसी रानी की कैसे थी, है कि नहीं थी। अभी कंगना रनावत का शूटिंग चल रहा था झांसी की रानी का, देखोगे तो बड़ा हंसी आएगा। जो घोड़ा जो दौड़ती है वो काठ का घोड़ा होता है, ठीक है, वो ऐसे 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 बच्चा टाइप का हिलता रहता है, खूब तलवार भांजते रहती है। तो जब भी अपने आप को बोलती है कि हम झांसी की रानी है, उसी को दिखा दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो बड़ा खेल होता है सब, क्या करोगे। बाकी सब सैनिक घोड़ा जा रहा है, लेकिन असली एक्टर है, ठीक है, सब लकड़ी का घोड़ा हो गया है। जो मूवी देखी थी उस दिन, लक्ष्मी क्या नाम था उस दिन, हाँ वही साउथ वाला, वैसे ही बच्चा टाइप, बड़ा हास्यास्पद है। तो इतिहास लेखन की तरह अब यहाँ पे भी होने लगा। अब एज्यूम कर कर के सब सारा चित्र क्या किया जाने लगा, बनाया जाने लगा। क्योंकि उस समय भारतीय में कौन चित्र बनाएगा, कौन, उस समय फोटो कैमरा का भारत में कोई प्रचलन नहीं था। एज्यूम करके, ठीक है, बनाया जाने लगा। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश की रण स्थल की तरफ क्या कर रहे थे, ले जा रहे थे, बढ़ा चढ़ा कर उनकी छवि को क्या करना, पेश करना। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई, है कि नहीं है। शुरू से बोलती है कि भैया देश को आज़ाद कराना है, देश को आज़ाद कराना है, लेकिन वाकई में उसको देश को आज़ाद कराना है, अपने क्षेत्र को आज़ाद कराना है, ठीक है, समझना है। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों को पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। बढ़ा चढ़ा के क्या करना, पेश करना। खूब होता है ये सब, हम समझने वाली बात है। इनके पास तलवार है, उनके पास क्या है, बंदूक है। आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो भी एक महिला है उस समय, लेकिन वही है, बचपन से पढ़ोगी तो इस तरह से नैरेटिव बना दिया जाता है बच्चों के दिमाग में। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, मैंने ऐसा टीचर भी बढ़ा चढ़ा क्या करेगा, पढ़ा देगा। देश के विभिन्न भागों में बच्चा सुभद्री कुमारी चौहान, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, फेमिनिज्म क्या बोलते हैं इसको, नारीवाद, हाँ। इन्हीं पंक्तियों को बढ़ते हुए क्या हो रहे थे, बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी कि भाई एक झांसी तो बलिदान दे दिया, वो और भी झांसी क्या है, आगे है। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का क्या बन गया, प्रतीक बन गया। यही चीज़ है, अब सच्चाई यही है। लेकिन इस सच्चाई को आज कोई वर्तमान में बोल देगा तो फिर समस्या हो जाएगी, है कि नहीं है। कि देखो ये भारत का होकर झांसी की रानी क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है, बड़ी समस्या है। लेकिन यूपीएससी इन सारी चीज़ों से क्या है, परे है। अब यूपीएससी के सामने तुम अगर झांसी की रानी की मैंने बढ़ाई करने लगोगी, उसको एक तरफा चीज़ को दिखा के, तो यूपीएससी समझ जाएगा, है कि नहीं है। यही है यूपीएससी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि जो हमेशा चाहता है कि हम कैसे चले, न्यूट्रल वे में चले। कोई भी हमारे पास अभ्यर्थी आए, अब एक तरफ अगर झांसी की रानी को हम दिखा दें अच्छा, तो इसका मतलब इंटरव्यूअर वालों को लग जाएगा कि इसका माइंड सेट है कि भाई ये तो जिसके साथ रहेगा एक ही तरफ देखेगा। समझने की कोशिश करो, इस मूल चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है, लक्ष्मीबाई को थोड़ा ऊपर रखना है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को भी क्या करना है, दिखाना है। ये नहीं कि हाँ खूब अच्छा थी, ठीक है, अंग्रेज़ों को दांत खट्टा कर दिया, ठीक है, ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, कैसे बोलना, परिस्थितियों को यहाँ पे दिखाना है कि झांसी के, ठीक है, झांसी की रानी के बारे में अगर यहाँ पे बोल दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग बताने की कोशिश करना है कि झांसी की रानी थी उसमें, ठीक है, अंग्रेज़ों को लेके यहाँ पे कोई अंग्रेज़ों की जो भी नीतियाँ थी उनके खिलाफ, ठीक है, वो लड़ी, आवाज़ उठाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो देश भावना की जो भावना थी पूरे भारत का स्तर पे, वो दिखाई हमें नहीं देती है। बल्कि वो कैसी भावना दिखाई देती है, क्षेत्रीयता का भावना क्या होती है। देश भावना से ज़्यादा क्षेत्रीयता की भावना क्या होती है,
दिखाई देती है, जो कहीं न कहीं उस झांसी के क्षेत्र तक क्या था, वो सीमित था। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैलेंस करने की कोशिश करना है कि और भी जो शासक थे, जिन सारे ठीक मतलब उन्होंने ही आवाज़ उठाया, जिन्होंने मैंने जिन अंग्रेजों ने क्या किया भाई, किसी क्षेत्र को क्या किया, हड़प लिया, चाहे सहायक संधि के माध्यम से, चाहे गोद निषेध प्रथा के माध्यम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब एकदम छोड़ दो इसका योगदान झांसी की रानी का, क्या करो, गिनाओ ही मत। गिनाना है लेकिन लगाना है। लेकिन इंटरव्यू में बड़ा अच्छा शब्द होता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, और लेकिन मैंने ज़्यादा है, लेकिन अंततः ये सब शब्द जो है ये बैलेंस करने का क्या होता है, काम करता है। एक तरफा तुमको नहीं दिखाएगा वो चीज़, ठीक है। कोई दिक्कत? इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अब लोगों के सामने बोलना है तो कैसे बोलना है, लेकिन लगा के नहीं बोलना है, हाँ बड़ाई करके बोलना है। यूपीएससी इसीलिए थोड़ा अलग हो जाता है यहाँ इस मामले में, और ना फिर कोई भी वाहवाही करके बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वाहवाही करने लगोगे तो लगेगा बोलने की यूपीएससी, लगता है कि आप थे उस समय उस लड़ाई में। मैंने झांसी की रानी को वाकई में आपने तलवार भांजते क्या है देखा है, तर्क दे देगा लॉजिकली। ये तलवार चला रही थी, अंग्रेजों के पास बंदूक थे, तो स्वाभाविक है कि वे लोग इसे मार देते। मतलब कई तरह की बातों को तुमको यहाँ पे डिफेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या करना, उसको दिखाना है झांसी की रानी को वो नेतृत्वकर्ता थी, ठीक है। अपने लोगों को यूनाइट किया, अंग्रेजों के द्वारा जो भी उन पर अत्याचार किया गया वो अपने उस अधिकार के लिए क्या कर रही थी, लड़ रही थी। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे, वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीद कर घरों में क्या करती थी, सजाती थी। सिंबॉलिक प्रतीक बन गया कि आज़ादी के लिए इन लोगों ने क्या किया, अपना जान दे दिया, बस जान दे दिया। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और अवसासों में एहसासों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। क्या वो उसी समय हो रहा था? आज भी देखो मूवी देख के लगता है वो क्या हुआ है कि नहीं है। उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दे दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए क्या कर रही थी, आवाज़ उठा रही थी कि देखो भाई, तुम्हारे ही महिलाओं ने सिर्फ और सिर्फ कष्ट नहीं सहा है, हमारी महिलाओं ने कष्ट सहा है। तुम्हारी ही महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ताकतवर नहीं थी, ठीक है, हमारी भी महिलाएं थी। दूसरी तरफ अब यहाँ पे एक शब्द आ गया, भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे। नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद का परिभाषा का कोई अंत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। बस यही समझना, राष्ट्रवाद, ठीक है, जब ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए हम अपना सब कुछ करने के लिए क्या होते हैं, हाँ, मैंने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, तो भाई वही हमारा क्या है, राष्ट्रवाद है। अब ये राष्ट्रवाद छोटा बड़ा देश के स्तर पे हो सकता है, तुम्हारी अपनी भूमि के स्तर पे हो सकता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रवाद जो आया है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री तुम लोग पढ़ चुकी हो, इतना ही था टॉपिक, तो बड़ा नहीं है, हाँ, छोटा ही टॉपिक था। तो क्या कुछ समझ में आया? पूरा पूरा टॉपिक में क्या दिया है, मैंने पूरा पढ़ने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं है। लगता है कि बस कहानी के फॉर्म में, ठीक है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे ऊपर कर दिया गया है। सबसे पहले सैनिकों को यूनाइट किया है, किस तरह से जमीनी स्तर पे यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? मैंने जमीनी स्तर पे कि वाकई में उस समय क्या हुआ है, इस बुक में तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मूल भावना को समझने का क्या करो, प्रयास करो। जब भी एक पैराग्राफ पढ़ रही हो, अब वो पैराग्राफ एग्जाम में पूरा लिखने लग जाओगे तो फिर ठीक है, तुम्हारा आंसर कितने पन्नों में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। एक पैराग्राफ को समझो और कोशिश यहाँ पर ठीक से समझने की कोशिश करो कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बना कर दे दिया जाए कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1857 के युद्ध में, ठीक है, ब्रिटेन के राष्ट्रवादी अवधारणाओं को, ठीक है, ब्रिटेन में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया, तो क्या हम लोग उत्तर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि ब्रिटेन के अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया। ब्रिटेन के जो भी सिपाही थे, महिलाएं थे, उनको बढ़ा चढ़ा के क्या किया गया, उनको पेश किया गया, चित्र के माध्यम से पेश किया गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, उसके मूल भावना को समझना बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है। जब तक उसके मूल भावना को नहीं समझोगे फिर दाएँ बाएँ करते रहोगे, पेन नहीं चलेगा, क्या लिखे क्या नहीं करे। समझ जा रही हो तो फिर उसको अपने स्तर से उसको मौलिकता दे के भी तुम कुछ उसमें नयापन जोड़ के भी क्या कर सकती हो, लिख सकती हो, क्योंकि मूल भावना से वो टॉपिक नहीं हटेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, अवध में सहायक संधि कब लागू किया गया था? 1801 में, और 1851 में 50 साल बाद क्या किया गया, मिला लिया गया। 1851 में मिलाएगा ना, 1856 में, ठीक है, मैंने 1856 में मिला दिया गया, 51 में, और 56 में उसको हटा लिया गया। 1856 से 57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुफ्त लगान बंदोबस्त लागू कर दिया गया कि भाई अब एक साथ सारा लगान क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को देना पड़ेगा। अब 1857 की घटनाएं हैं, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 1857 की जो घटनाएं हैं पूरा डेट बाय डेट दिया हुआ है। 10 मई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेरठ में सैनिक विद्रोह, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रम से चल रहा है 10 से 12, ठीक है। मई 2 दिन में सब रात भर में कहाँ जाता है, सब दिल्ली आ जाता है सब, इसके अलावा फैलते चला जाता है। 1858 में जून में क्या हो गई, युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु हो गई। जुलाई में युद्ध में शाहमल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। प्रक्रिया चलते जा रही। 1857 में लास्ट तक आते आते सब मामला क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। 1858 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद का भारत पे कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आया? पूछ रहा है कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? सबका स्वार्थ है, यहाँ पे स्वार्थ भी है। और यहाँ पे जो भी अवध का जो घोषणा पत्र है, सॉरी क्या बोलते हैं, आजमगढ़ का जो घोषणा पत्र है, वो इनको यूनाइट करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा अच्छे से क्या करो, उसको समझो, करो। समझ में आ रहा है ना? कल देखेंगे हम लोग दूसरा टॉपिक, क्या नाम है, औपनिवेशिक शहर, ठीक है, नाम ही लगा है औपनिवेशिक शहर, ठीक है, गुलाम शहर। तो